हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार गंगवार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से स्कॉलर यूट्यूब के चैनल पर। और मैं लेकर हाजिर हो गया हूं फिर से एक टेस्ट का सलूशन जो अभी हमने इस वीक किया है। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं सीजीएल का जो 53 हमने जो टेस्ट अभी किया था उसका सलूशन करते हैं। और मैं आपका मेंटोर, आपका भाई, आपका दोस्त, ठीक है, विपिन कुमार गंगवार आपके साथ जुड़ रहा हूँ जीएस को लेकर। तो बने रहिए मेरे साथ बीके का जीके में। आइए पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन कहता है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया। जी हाँ, द इलेक्शन कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो चुनाव आयोग है ये जो आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है वो आर्टिकल कौन सा है, वो है आर्टिकल 324। बहुत बार ये पूछा जा चुका है, आर्टिकल 324। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि पहले जो हमारे चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे। तो दोस्तों याद रखना, जितना भी इलेक्शन कमीशन है वो किसके अंतर्गत काम करता है, आर्टिकल 324 के अंतर्गत काम करता है। और जो पहले हमारे चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सरकार गोली द्वारा नहीं मतदान द्वारा बदली जा सकती है, ये कथन किसका है। जी हाँ, ये किसने कहा था कि भाई जो सरकार है वो गोली द्वारा नहीं मतदान द्वारा बदली जा सकती है। तो दोस्तों बताइए कि किसका कथन है। ये है अब्राहम लिंकन का। किसका है ये? तो याद रखिएगा, ये अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो अब्राहम लिंकन थे वो, ठीक है, अमेरिका के 16वें, ठीक है, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। और रिपब्लिक इनकी पार्टी का नाम था। इनकी पार्टी किस पार्टी से जुड़े थे? रिपब्लिक से जुड़े थे। और अमेरिका के 16वें क्या थे? प्रेसिडेंट थे। और इनका ये कथन है कि सरकार गोलीबारी से नहीं मतदान द्वारा बदली जा सकती है। अगर ये पसंद आपको आ रहा है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना, और अपनी जो राय है वो राय देना ना भूलिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की अगर अपन लोग बात कर रहे हैं, कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है। तो टेक ऑफ स्टेज इन इकोनॉमी मींस, यानी टेक ऑफ क्या कहता है। देखो, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा ना कि हवाई जहाज क्या करता है, टेक ऑफ करता है ना, यानी नीचे से ऊपर जाता है, तो टेक ऑफ कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों याद रखना, जब कोई भी इकोनॉमी है, ठीक है, कोई भी इकोनॉमी है वो राइज करती है, यानी कि अगर वो ये यहां पर मैं अगर मान लूं, ठीक है, ये क्या है, ये बॉटम है और ये टॉप है। ठीक है, ये क्या है, ये टॉप है। तो जब कभी भी इकोनॉमी बॉटम से टॉप की ओर राइज करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टेक ऑफ स्टेज ऑफ इकोनॉमी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाना चाहिए स्थिर वृद्धि आरंभ होती है। यानी स्थिर वृद्धि क्या होती है, आरंभ होती है। यानी यहां से जो स्थिरता है ना वो विकास की ओर क्या करने लगती है, प्रगति करने लगती है, यानी टेक ऑफ हो जाती है इकोनॉमी। इसलिए इस स्टेज को क्या कहते हैं, टेक ऑफ स्टेज। आइए बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, आंसर बताइएगा। ठीक है, कि फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि मौद्रिक और उधार नीति निम्न में से किसके द्वारा घोषित की जाती है। द मॉनेटरी एंड द क्रेडिट पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर दोस्तों अपने लोग बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर हम मेन बात करता हूं पॉलिसी की, तो जो मेजर पॉलिसी है वो भारत में 2 पॉलिसी है। ठीक है, वैसे तो कई सारे, लेकिन ये टॉप जो क्वेश्चन यहां से बनता है, एक है फिजिकल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि एक होती है राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, और दोस्तों एक होती है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। ठीक है, अब अगर मैं यहां से बात आपसे करता हूं राजकोषीय नीति की, तो जो राजकोषीय नीति है ये सरकार बनाती है, यानी कि गवर्नमेंट बनाती है। और जो मौद्रिक नीति है दोस्तों वो कौन बनाती है,
आरबीआई बनाती है, और रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। और आरबीआई के साथ साथ मिलकर अब सरकार भी मौद्रिक नीति का गठन करती है। ओके, तो मौद्रिक नीति गठन करने के लिए कौन है? आरबीआई भी है और सरकार भी है, लेकिन रेगुलेट कौन कर रहा है? आरबीआई। तो यहां से याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि फिजिकल पॉलिसी में क्या है, तो जो बजट है वो फिजिकल पॉलिसी का ही भाग है। ठीक है, जो टैक्स सिस्टम है वो किसका भाग है? फिजिकल पॉलिसी का भाग है। ठीक, ये सारे के सारे क्या है? फिजिकल पॉलिसी के भाग है। लेकिन यहाँ पर मॉनेटरी की पॉलिसी की बात की गई है, और हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि मौद्रिक और उधार नीति, ठीक है, का संचालन या निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ भारत का नीति आयोग, तो योजना आयोग, हम सभी जानते हैं कि योजना आयोग की स्थापना 1950 को हुई थी, और ये एक वैधानिक निकाय था, असंवैधानिक पर वैधानिक यानी कानूनी निकाय था, और इसको समाप्त करने करके ही 11 के क्या बनाया गया है? नीति आयोग। नीति आयोग, और नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है। कहाँ है? दिल्ली है। याद कि जनवरी 2015 में इसकी स्थापना होगी नीति आयोग की। और आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ से, HW है मेरी तरफ से, बताइएगा कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, या जो नीति है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन लोग। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हु वाज द कॉम्पिटिटर साउथ इंडियन रूलर ऑफ हर्षवर्धन, यानी कि हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिणी भारत शासक कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय। और आपको एक बात बताऊं, इस पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया भी था। ठीक है, एकमात्र साउथ इंडिया का शासक ऐसा था जिसने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, हर्षवर्धन को हरा, हम कहाँ जानते हैं कि हर्षवर्धन की राजधानी थी वो कहाँ थी? वो कनौज थी। कहाँ थी? कनौज थी। और याद रखिएगा, और इनका संबंध वर्धन वंश से था। किससे था? ठीक है, वर्धन वंश से इनका संबंध होता है। ठीक है, हर्षवर्धन का। और कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके बारे में, बहुत ज्यादा पूछा गया है। हाँ, कभी साहित्य इनके बारे में पूछे जाते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा रत्नावली, है ना? ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछी गई है कि रत्नावली किसकी रचना है, तो ये हर्षवर्धन के समय मिलती है आपके लिए, हर्षवर्धन की। और आपको मिल जाएगी प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी ये भी रचना किनकी है? हर्षवर्धन की है। और याद रखना, एक हर्षचरित्र लिखा था, हर्षचरित्र, हर्षचरित्रम, ये याद रखना बाणभट्ट का है। किसका है? बाणभट्ट है। बाणभट्ट क्या थे दोस्तों? याद रखना, वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और बाणभट्ट ने पहली बार इनकी बायोग्राफी लिखी, और ये बायोग्राफी हर्षचरित्रम है, और ये संस्कृत में है। कौन सी है? संस्कृत में है। तो यही है बीके का जीके। तो याद रखिएगा, बीके का जीके में बने रहिए आप लोग। और अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, इसको सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, और स्कॉलर कोचिंग से जुड़ना ना भूलिए। मैं आपका दोस्त आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूंगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन लोग। ये रहा आपके सामने नया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या है? कहता है बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? यानी कि द ओशियन विद द लार्जेस्ट सरफेस एरिया। कौन सा महासागर है जो सबसे बड़ा है? तो हम सभी जानते हैं, अगर हम महासागरों की बात करते हैं दोस्तों, तो महासागर में हमको, अगर हम ओशियंस की बात करते हैं, तो ओशियन की संख्या हमको 5 देखने को मिलती है। पहला प्रशांत महासागर मिलता है, और मैं क्रम से लगा रहा हूं। ठीक है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। आपको आंसर मिल गया होगा जहां तक है। ठीक है, और दूसरे पे कौन सा है? अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर, यानी अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। तीसरे पार्ट था इंडियन ओशियन, यानी हिंद महासागर, हिंद महासागर। ओके, और याद रखिएगा, इसके बाद अगर हम लोग पढ़ते हैं तो चौथे पे आता है आर्कटिक महासागर, और पांचवा सागर आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर। ओके, तो ये याद रखिएगा। इसका आंसर अब आपको मिल गया होगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, कौन सा है कि आर्कटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, यानी कि प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की अगर हम इनकी बात करें तो लगभग में
16.5 करोड़ किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल मिलता है। ठीक है, और अगर बात करें किसके बारे में, अटलांटिक के बारे में, तो 7.05 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर इसका वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल मिलता है। और हिंद महासागर की अगर अपन लोग बात कर दें, ठीक है, सॉरी 7.05 करोड़ किलोमीटर यानी कि वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, ये किसका है, हिंद महासागर का है। अटलांटिक महासागर का 10.05, ठीक है, लगभग में 10.05 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से ये 3 महासागर है जो कि लार्जेस्ट है। और टोटल कितने महासागर हैं, 5 महासागर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक का और बता दे, पूछते कि कौन सा ऐसा महासागर जो एस के आकार का है, तो एस के आकार का जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। कौन सा है, ओके, यार के भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध कर दिया था, यानी बैन लगा दिया था। तो हम सभी जानते हैं, याद रखिएगा, तंबाकू जो है भारत में, जो तंबाकू है तो याद रखिएगा, तंबाकू है, आलू है, ये सब भारत में पुर्तगाली लाए थे। कौन लाए थे, पुर्तगाली, यानी इन लोगों ने इस चीज़ों की शुरुआत की थी। और मुगलों में याद रखिए बड़े लोग शौकीन थे मुगल समय में, तो तंबाकू के बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे। इसीलिए यार कि जो जहांगीर था, जहांगीर के शासनकाल में इसने तंबाकू पे क्या लगा दिया था दोस्तों, बैन लगा दिया था। क्या लगा दिया था, तंबाकू पर बैन लगा दिया था। ओके, अगर बात करते हैं नेक्स्ट की, यहीं से और कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लें, तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने याद रखिएगा जब अकबर ने जजिया खत्म समाप्त कर दिया था, जजिया कर एक होता है, जजिया कर जो कि गैर मुस्लिम कर होता है। ठीक है, तो जजिया कर जो यार कि अकबर ने समाप्त किया था दोस्तों, इसको दोबारा से शुरू करने के लिए कौन जाना जाता है, वो औरंगजेब जाना जाता है। कौन जाना जाता है, औरंगजेब। ठीक है, ये आपको सबको पता होना चाहिए कि किसे कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं। बाबर मुगलों का याद रखिएगा क्या होता है, पहला अंपायर होता है। और मुगलिज्म की स्थापना जो भारत में करता है वो कौन करता है, वो बाबर करता है। कौन करता है, बाबर। और दोस्तों एक याद रखिएगा, यहाँ से बहुत बार कई बार बाबर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि स्थापना किसने की मुगलों की, तो बाबर ने की है। और पहली बार जजिया किसने लगाया है, सॉरी, जजिया दोबारा से शुरू करने के लिए मुगलों में कौन जाना जाता है, तो औरंगजेब। जजिया समाप्त करने के लिए कौन जाना जाता है, वो जाना जाता है अकबर। ओके, तो ये याद रखिएगा, जजिया क्या था, गैर मुस्लिम कर, यानी कि हिंदू लोगों से जजिया कर वसूला जाता था, उसको हम कहते थे जजिया कर। ठीक है, अगर और किसकी बात कर ले, औरंगजेब ने एक, ठीक है, मकबरा बनवाया जिसको बोलते हैं बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। तो मकबरा जो बनवाया है बीबी का मकबरा, तो दोस्तों याद रखना बीबी का मकबरा है, इसको हम दक्षिण का ताजमहल कहते हैं, दक्षिण का ताजमहल। तो दक्षिण का ताजमहल क्या है, या इसी को बोलते हैं काला ताजमहल, काला ताजमहल। तो ये किसका है, ये बीबी, ठीक है, बीबी का मकबरा है, जो कि औरंगजेब ने साउथ इंडिया में अपनी बीबी का मकबरा बनाया था, उसको हम बोलते हैं बीबी का मकबरा, यानी कि यह दक्षिण भारत का क्या, ठीक है, ताजमहल। अच्छा, और औरंगजेब को हम क्या बोलते हैं, इसको हम जिंदा पीर बोलते हैं, जिंदा पीर, क्या बोलते हैं, जिंदा पीर। तो इतने सारे हैं, मैंने काफी कुछ बता दिया आपके लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन लोग, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष, अच्छा अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था नहीं अर्थशास्त्र होगा यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए। तो दोस्तों आओ बात करते हैं नोबेल की। हम सभी जानते हैं कि नोबेल पहली बार जो बंटना शुरू हुए वो 1901 में शुरू हुए। और ये स्वीडिश, ये याद रखिएगा, एक देश है जिसका नाम क्या है, ये स्वीडिश, यानी कि स्वीडन, क्या है, स्वीडन, स्वीडिश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और स्वीडन देश है इसमें। और इस स्वीडन देश देता क्यों है, क्योंकि एक बंदा था जिसका नाम था अल्फ्रेड, ठीक है, ये याद रखिए, क्या नाम था इनका, अल्फ्रेड। तो जो अल्फ्रेड मार्शल थे, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल अगर आप सभी जानते हो, तो अल्फ्रेड मार्शल जो थे, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी।
ठीक है, ये एक वैज्ञानिक थे और अल्फ्रेड मार्शल ने की जो संपत्ति है, जब वो मर गए तो उन्होंने उनकी संपत्ति के अंश में, जो अंश उसका पैसा आता है, उस पैसे पे जितने भी जो लोग नए नए आविष्कार करते हैं, जो नया नया खोज करते हैं, उनकी खोज को प्रमोट करने के लिए ये क्या देते हैं, पुरस्कार देते हैं, और उसी को हम बोलते हैं नोबेल पुरस्कार। क्या बोलते हैं? नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा दोस्तों, शुरुआत में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में किस में दिए जा रहे हैं? 6 क्षेत्रों में। किसमें है? 6 क्षेत्र। 6 कौन से हैं? तो वो जान लिए। रसायन के क्षेत्र में, अगर किसी ने रसायन में कोई अच्छी खोज की हो, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई अच्छी खोज की हो, भौतिकी के क्षेत्र में कोई अच्छी खोज की हो, साहित्य में कुछ अच्छे नॉवेल या कृतियां लिखी हो, ओके। इसके बाद शांति, किसी ने देश में शांति के लिए ज्यादा योगदान किया हो, क्या किया हो। और जो छठा जो जोड़ा गया, वो जोड़ा गया कौन सा है, याद रखना, और वो है अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र। तो दोस्तों याद रखना, इस प्रकार 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि वर्तमान में 6 में दिया जा रहा है, और पहले कितने में दिया जाता था। तो यही पूछा गया क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र में नोबेल पहली बार कब दिया गया। तो नोबेल, अर्थशास्त्र में नोबेल जो पहली बार दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है 1968 को। यानी कि देखो, पहली बार बंटना कब शुरू हुए? 1901 को, और इतना समय लग गया अर्थशास्त्र तक पहुंचने में, यानी कि 1968 में पहली बार किसमें दिया गया? अर्थशास्त्र में, और जबकि उन 5 में पहले दिया जाता था। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन लोग, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस प्रथम बार किस तिथि को मनाया गया? तो याद रखिएगा, ये प्रथम बार जो मनाया गया वो है 7/4/1988। जी हाँ, 1988 को बनाया गया है, ठीक है, पहली बार जो बनाया गया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें डिटेल नहीं, आपको मैं जरूर प्रोवाइड कराता। तो अगले की अगर बात करते हैं अपन लोग, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बता रहा हूं कि मेरे द्वारा दिया गया आपको अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, है ना, लाइक करें, और हमसे जुड़ना ना भूलें। तो अगर बात करते हैं कि उस स्पीसीज को क्या कहते हैं जिसका प्रतिबंधित वितरण होता है, तो याद रखिएगा, इनको स्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको स्थानिक बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? इसको स्थानिक बोलते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस क्वेश्चन में डिटेल देने लायक होगा, मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें मैं बिना कहे आपको डिटेल दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, और नेक्स्ट बात करते हैं कि श्वेत फास्फोरस सामान्यतः किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, ये जल में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? जल में रखा जाता है, जिस कारण इसका संरक्षण ना हो, ठीक है। संरक्षण से बचाने के लिए इसको क्या रखा जाता है? जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो लिखा है कि मेंढक के वक्र किस प्रकार के होते हैं? तो ये भी साइंस का क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन है। तो याद रखिए, मध्य वक्र होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अंतःस्वत्वचा में जल विसरण किसके द्वारा होता है? जी हाँ, अंतःस्वत्वचा में जल विसरण किसके द्वारा होता है, ये पूछा गया है। तो ये याद रखिए, किसके द्वारा होता है? ये पथ कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये पथ कोशिका के द्वारा होता है, यानी कि जो पैसेज सेल होती है, उसके द्वारा क्या होता है? इसका जल का विसरण होता है, यानी कि संचरण होता है, वितरण होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए। तो ये है अगला क्वेश्चन। लिखा है कि विमीय सूत्र ml की घात -1 t की घात -2 किसके तदनुरूप है? तो याद रखिए, ये प्रशस्तता गुणांक का है। ये किसकी, यानी कि किसका विमीय सूत्र है? यह प्रशस्तता गुणांक का। अच्छा, वल आघूर्ण का क्या होता है? कोई बताएगा कि वल आघूर्ण का क्या होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बल आघूर्ण का जो होता है वो ml की पावर 2 t की -2, ठीक है। ये किसका है? ये वल आघूर्ण का है। ओके, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बढ़ते हैं अपने लोग नए क्वेश्चन पर, आइए। जिस चीज पर डिटेल होगी, लगेगा इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं काफी डिटेल और काफी इंपॉर्टेंट आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। कहता है किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण इस पर निर्भर नहीं करता। क्या कोणीय वेग पे नहीं करता? द्रव्यमान के रूप में नहीं करता? क्या द्रव्यमान के वितरण पे नहीं करता? या घूर्ण अक्ष पे नहीं करता? तो हम सभी जानते हैं कि किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान के रूप पे तो निर्भर करता है, जी करता है, बिल्कुल सही है,
ठीक है, कहता है नहीं करता है, लेकिन इस पे तो करता है, द्रव्यमान के वितरण पे भी करता है, घूर्ण अक्ष पे भी करता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोणीय वेग। क्या हो जाएगा? कोणीय वेग, यानी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी पर याद रखिएगा ये निर्भर नहीं करता। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, है कि रूस के पॉपुलिस्टिक आंदोलन, ठीक है, अराजकता के बाद सह संस्थापक, ठीक है, सदस्य कौन था? तो जो इसके संस्थापक था वो था, याद रखिएगा, क्या कोंकणी थे, क्या तेनूवर थे, लियो टॉल्स्टॉय? नहीं जीना, लियो टॉल्स्टॉय नहीं। ऑप्शन हो जाएगा ए, कौन था? मिखाइल बेकुनिन। वेक्यूनिन कौन थे? मिखाइल वेक्यूनिन। अच्छा, आपको पता है लियो टॉल्स्टॉय की जो, मैं आपको बताऊं, जो गांधी जी थे ना, गांधी जी, तो दोस्तों याद रखना, गांधी जी किसकी कविताओं से या कृतियों से बड़ा प्रभावित थे, है ना? वो बहुत बड़े फैन थे किसके? किसके? लियो टॉल्स्टॉय के, है ना? तो इनकी सारी कविताएं या इनकी जो भी कृतियां आती थी, गांधी जी उनको बहुत फॉलो करते थे, बड़े ध्यान से इनको फॉलो किया करते थे, है ना, लियो टॉल्स्टॉय को। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। और अगला क्वेश्चन ये रहा, लिखा है निम्न में से क्या जल की स्थायी कठोरता का कारण होता है? तो जल की, ठीक है, स्थायी कठोरता है। अब जल की स्थायी कठोरता पूछी गई है, तो क्या होगा इसका आंसर? स्थायी कठोरता। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है, क्या सोडियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट? तो याद रखिएगा इसकी जो स्थायी कठोरता होती है, क्योंकि भाई कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो शायद अस्थायी का होता है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है कि जल की स्थायी कठोरता का क्या होता है? कारण होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, अम्ल वर्षा। इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो हम सभी जानते हैं, होता क्या है कि दोस्तों देखो, 2 से 3 चीजें हैं। होता क्या है कि वातावरण में अगर ज्यादा सल्फर बन जाए और प्लस इसके साथ, ठीक है, O2 क्रिया कर ले, अगर ये दोनों रिएक्शन कर लें तो ये दोनों मिलकर बना देती हैं SO2, ठीक है। अगर ऐसे ही, ठीक है, वातावरण में अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करती है? ऑक्सीजन की क्रिया के साथ करके बनाती है NO2। क्या बनाएगी? NO2। अच्छा, और ऑक्सीजन की क्रिया हो जाएगी तो ये हो जाएगा NO3, ठीक है। ऐसी क्रियाएं चलती रहती हैं। ऐसी इसके साथ फिर जल की क्रिया हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? SO3। तो अगर अपन लोग को जो बात करें तो जो SO2 है और साथ साथ क्या है? NO2 है, ये 2 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं एसिड रेन के। अब आप कहोगे सर कैसे? तो आइए समझते हैं इसको। होता क्या है कि ये जो SO2 है ये वाटर से क्रिया करता है, यानी कि वाटर वेपर से क्रिया करता है और ये बना देता है H2SO4 और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये क्या है? एक एसिड है, ठीक। बारिश के साथ साथ जब ये धुलता है, नीचे आता है, तो इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोल देते हैं? एसिड रेन। सेम चीज ये है, यहाँ NO2 प्लस हाइड्रोजन से क्रिया करके HNO3, ठीक है, इसको बनाता है। ये भी क्या है? एक एसिड है। तो ये जो बारिश के साथ साथ धुलकी जब ये नीचे आते हैं तो यही कहलाती है एसिड रेन। और दोस्तों याद रखना, जो एसिड रेन है इसी के कारण जो संगमरमर होती है, कहते हैं ना अपना ताजमहल पीला पड़ रहा है एसिड रेन की वजह से। क्यों? वो संगमरमर है और संगमरमर एसिड रेन की वजह से क्या हो जाती है? गलने लगती है, पीली होने लगती है। क्यों? क्योंकि यार कि संगमरमर यानी कि व्हाइट मार्बल, इसीलिए एसिड रेन को द लिप्रोसी ऑफ व्हाइट मार्बल बोलते हैं। संगमरमर का कोड कोई अगर पूछता है कि संगमरमर का कोड किसको बोलते हैं? संगमरमर का कोड, तो कोड किसको बोलते हैं? वो एसिड रेन को ही बोलते हैं, एसिड रेन को ही बोलते हैं। ये यार कि अम्ल वर्षा को ही
संगमरमर का कोड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि व्हाइट मार्बल को अगर हम लोग देखें तो ये होता है CaCO3, ठीक है। अब अगर मैंने क्या कहा कि बारिश अगर होगी तो ये होता क्या है, अगर मैं इसकी क्रिया HO2 से करा दूं तो दोस्तों ये होता क्या है, ये CO2 प्लस CaO में टूट जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और चूना निकलेगा। वातावरण में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि भी होगी और जो संगमरमर है वो चूने के रूप में चू चू के नीचे गिरने लगता है। जैसे कोढ़ नहीं होता था लोगों को और कोढ़ में अंग कटने लगते हैं, ऐसे ही संगमरमर क्या है, टूट टूट के खस खस के बेचारा गिरने लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं। तो मैंने आपको दोनों रिएक्शन, सारी रिएक्शन बता दी। आई होप इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है, SO2 और NO2, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा ना कि जिस पे जो डिटेल देनी होगी, मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये क्वेश्चंस, तो मैं उन पे आपको डिटेल जरूर दूंगा, ठीक है ना। और अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्त साथ जरूर भेजिए, जिससे आपका भला हो रहा है तो उन लोगों का भी भला हो। जुड़े रहिए बीके का जीके में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों ये आपके सामने, वो कह रहा है ओजोन परत के ना होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएंगी। देखिए बड़े ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। कई तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। पहला तो यही है, पहले आपसे पूछ लेगा कि जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन परत है, ठीक है, ये किस मंडल में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो देखिएगा, जब मैंने सोल्यूशन कराए थे तो मैंने एटमॉस्फेयर की 5 लेयर कराई थी, क्षोभ मंडल, ठीक है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, है ना। तो ये याद रखिए, यानी ये इसमें सप्ताह मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ये। और दोस्तों याद रखना, ये क्या करती है, एक फोटोकेमिकल जोन की तरह काम करती है। जितनी भी सूर्य से यूवी लाइट आती है, इस यूवी लाइट को ये पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है, ये इसका मेन काम है, ठीक है। अब जैसे ये रोकती है, इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर ये क्षरण हो जाएगा, अगर ये क्षरण होगा तो पृथ्वी पे कौन सी लाइट पहुंच जाएगी, यूवी लाइट। और हम सभी जानते हैं कि यूवी लाइट जो पराबैंगनी किरणें होती है वो स्किन डिजीज के लिए जानी जाती है, त्वचा कैंसर, है ना, किसके लिए जानी जाती है, त्वचा कैंसर। देखो आंसर आपको तो मिल ही गया होगा इसका, आइए इस पर डिटेल दे देता हूं आपको थोड़ी सी। तो पराबैंगनी किरणें था आंसर इसका, तो डिटेल ले लेते हैं। तो यहां से पृथ्वी पर रोकते हैं यूवी लाइट्स को, अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं इनको, इंग्लिश में लिखा हुआ भी है अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो ये इनको पृथ्वी पर पहुंचने से रोकेगी, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, त्वचा कैंसर। किसको होती है, त्वचा कैंसर। तो ये यार कि त्वचा कैंसर इसी से होता है, ठीक। अब होता क्या है, ओजोन परत की जो मोटाई होती है दोस्तों, मोटाई, ठीक है, जो इसकी थिकनेस है, इस मोटाई को हम लोग डाप्सन में नापते हैं। किसमें नापते हैं, डाप्सन। कौन सी यूनिट है नापने की, डाप्सन यूनिट है, ओके। ये याद रखिएगा, डाप्सन में नापते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और बात कर लेते हैं अच्छा थोड़ी इस पर। अब देखो, जो जैसे ये स्ट्रेटोस्फीयर है और ये लेयर है, ये लेयर पे सारी लेयर क्या है, O3 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 और O3 है, ठीक है। अब ये O3 लेयर है दोस्तों, यहां पर होता क्या है कि जैसे ही सूर्य निकलता है यूवी लाइट से टकराती है आकर, ठीक है। तो ये जो पर्दा है ना, ये डे बाय डे कमजोर होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, कि एक CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जितने भी हम रेफ्रिजरेटर, जितने भी AC अपने घर में यूज करते हैं ना, ये उससे निकलता है। अब जब इससे निकलता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CClF6, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब ये क्या करता है, ये इस परत से जो इसकी क्लोरीन होती है, जैसे ये मान लीजिए O3 लेयर है, और यहां से क्लोरीन आके से टकराएगी, क्लोरीन आके टकरा रही है। तो ये क्लोरीन इसको धक्का देके क्या कर देती है, क्लोरीन और O, और इधर O2 रह जाता है। ऐसी करके ये टूटती है। दिन भर यही क्रम चलता है।
शाम को ये क्या करते हैं, ये O2 फिर एक हो जाते हैं, O3 बन जाता है। ठीक है, ओके, एक बार फिर समझ लीजिए होता क्या है। एक नॉर्मल सी प्रोसेस है, O3 है, सूर्य निकलेगा, ये नवजात ऑक्सीजन O2 में टूटेगा, नवजात ऑक्सीजन और O2 में टूटेगा, शाम को ये फिर से O3 बना लेंगे, शाम को फिर से क्या बना लेंगे, O3। यही काम चलता है। लेकिन जब CFC इसमें मिलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिलता है, तो ये घटना क्या बन जाती है, तो देखो जरा। अगर मैं अब इसकी रिएक्शन यहां से, ठीक है, Cl से करा दूं, Cl से हो जाएगी, तो होता क्या है कि जो ये नवजात ऑक्सीजन और O2 में टूटा था, तो जो Cl है ना, इसके साथ मिल जाता है, ये ClO बना देता है और ये O2 अकेला रह जाता है, जिस कारण फिर से O3 लेयर नहीं बन पा रही है। और नहीं बन पाती है, इसी को बोलते हैं ओजोन परत का क्षरण। क्या बोलते हैं, ओजोन परत का क्षरण। और इसीलिए याद रखना, ये डे बाय डे ये परत क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इसीलिए कहते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा कम करना है, ओजोन परत, इसलिए कई सारे क्या चलाए हैं, अभियान चलाए गए थे, है ना, ओजोन परत से। ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आए थे, कि जिससे कि सब लोगों को दुनिया में अवेयर किया जाए। ठीक है ना, तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो इस पे याद रखिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नया क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा। देखिए डिटेल तो काफी होते हैं मेरे पास, मैं सोचता हूँ कि जो मेन है वो आपको बता दूं। अगला है कि बथकुम्मा उत्सव किस राज्य में बनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, बथकुम्मा जो है वो तेलंगाना मनाया जाता है। यहाँ पर जो नव युवतियां लड़कियां होती हैं, वो फूलों को इकट्ठा करती हैं, है ना, फूलों के त्योहार, फूलों से इसको त्योहार बनाया जाता है। और ये कहाँ बनाया जाता है, ये तेलंगाना में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, तेलंगाना में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि इफको, इंडियन फार्मा, ठीक है, फर्टिलाइजर्स को ऑप लिमिटेड के निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है। जी हाँ, इफको का जो इफको है, इफको का अभी किसको चुना गया है, तो याद रखिएगा ये किसको चुना गया, विवेक विपिनदा कोहले। जी हाँ, कौन बने हैं, विवेक विपिनदा कोहले, इसका निर्देशक बना दिया गया किसको, इफको का, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को ऑफ लिमिटेड के ये नए CEO बने हैं, जिसका नाम है विवेक विपिनदा कोहले। आइए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि किस कंपनी ने 650 से अधिक मौसम स्टेशनों के साथ भारत का पहला भीड़ समर्थित मौसम नेटवर्क लॉन्च किया है, जो वास्तविक समय के स्थानीय मौसम डेटा के लिए भारत का सबसे बड़ा निजी सेटअप होगा। तो ये याद रखिएगा, ये किसके है, ये जोमेटो का है। ये किसका है, ये जोमेटो का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब करंट अफेयर के ही क्वेश्चन है जहां तक है उम्मीद है। अगला है डीआरडीओ इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली क्लस्टर से स्वीकृत 9 परियोजना मई 2024 में किस IIT को सौंप दी गई है। तो याद रखिएगा, ये जो सौंप दी गई है, ठीक, ये जो सौंपी गई है IIT भुवनेश्वर। जी हाँ, IIT भुवनेश्वर को सौंप दी गई है ये। ओके, और अगर बात करते हैं DRDO के बारे में थोड़ा सा, तो DRDO इसकी स्थापना, DRDO इसकी स्थापना 1958 में होती है। हेडक्वार्टर इसका जो कहाँ है, वो दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। इसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों याद रखना, जितना भी हमारे आर्मी है, जितने भी हमारी नेवी है, जितने भी हमारे, ठीक है, एयरफोर्स है, इसके लिए जो वेपन है या फिर जो एक्सपेरिमेंट करके जितने भी जो टेक्नोलॉजी है, वो इन सेना को प्रोवाइड कराता है कौन, DRDO। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और अभी इनकी 9 परियोजनाएं मई 2024 में लॉन्च हुई थी, जिसको किसको सौंप दी गई, IIT भुवनेश्वर के लिए काम करेगी उस पर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपने लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला है कि सुनील छेत्री के हाल में ही अपनी सेनावृत्ति की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, हमें सभी को पता होना चाहिए, है ना। सुनील छेत्री बड़ा, ठीक है, फेमस खिलाड़ी है और ये फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं ये, फुटबॉल। जी हाँ, याद रखिएगा, फुटबॉल खिलाड़ी है ये, फुटबॉल प्लेयर है। आइए बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, कहता पुरुषों की भाला फेंक में ओलंपिक चैंपियंस नीरज चोपड़ा के प्रयास से फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। तो ये अपने आप में ही ग्रेट व्यक्तित्व है, बहुत ग्रेट खिलाड़ी है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं ये, है ना। और अभी इन्होंने 82.27 मीटर का भाला फेंक कर फेडरेशन कप 2024 में क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, है ना। तो एथलीट है, एथलीट में भी क्या है, भाला फेंक खिलाड़ी है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं यहां से, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन था। तो ये थे हमारे टेस्ट के, जो हम लोग अपने वीक में 2 टेस्ट कराते हैं। तो ये देखिए, ये वेडनेसडे टेस्ट का सलूशन था, यानी एसएससी 53 का सलूशन था, एसएससी 54 का सलूशन मैं फिर आपके सामने लेके हाजिर होऊंगा। इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए स्कॉलर कोचिंग के यूट्यूब चैनल के साथ, और जुड़े रहिए अपने मेरे साथ बीके का जीके की क्लासेस में। ऐसे ही आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता रहूंगा, जितनी भी नॉलेज मुझे मिलेगी मैं देने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए, प्यार अपना दुलार बनाए रखिए। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, शब्बा खैर, धन्यवाद, गुड नाइट एंड गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।